हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का पॉइंट सीरीज देखेंगे। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें आपका पार्ट नंबर 11 तक हो चुका। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 12। तो दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ये है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है शैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। तो ये आपका सेंटेंस सही नहीं है, इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ है शैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। ये आपका सही आंसर, यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि इज हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे देखिए नंबर 2 पर द ओल्ड फर्नीचर वेयर डिस्पोज्ड ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे द ओल्ड फर्नीचर, जब भी किसी चीज के सामने द का प्रयोग होता है तो पर्टिकुलर किसी एक वस्तु को इंडिकेट करता है। ठीक। तो यहाँ पे द ओल्ड फर्नीचर अगर है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक। अब यहाँ पे देखें नंबर 3 पर ही बॉट न्यू मशीनरीज। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए, ही बॉट न्यू मशीनरी। ही बॉट न्यू मशीनरी, यहाँ पे हो जाए मशीनरीज नहीं बल्कि मशीनरी हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 50। क्लियर। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। नंबर 1 पर है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, और नंबर 2 पर है योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। तो दोस्तों इन दोनों सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है सीता इज। तो यहाँ पे आपका सीता इज के बाद आपका नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक अर्थ प्रकट करेगा। तो सीता इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर। और दूसरा है योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। योर ब्रदर इज एज वाइजर एज यू की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा गया, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, आपका भाई आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। क्लियर। यानी कि आप उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि आपका भाई। तो उसका सेंस यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। क्लियर। अब सेंस वही आ रहा है, यहाँ पे जब निगेटिव आप यूज करेंगे नेगेटिव सेंस आपका वही आएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। आंसर देखते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग इज ऑफ विटल इम्पोर्टेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इज द कोर एंड द हार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो दोस्तों पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया में लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह प्रभावशाली शिक्षण का अंतर्भाग और हृदय होता है। तो दोस्तों प्रभावशाली शिक्षण के लिए लेसन प्लान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि एक तरह से जो लेसन प्लान होता है वो शिक्षण का हृदय कह सकते हैं हम उसको। अब आगे देखिए, वेदर A teacher is having many years of experience or he is teaching lower classes, he must be well prepared before entering in the classroom. तो दोस्तों अगर हम बात करें जहाँ पर एक शिक्षक के पास बहुत साल का अनुभव या फिर छोटी कक्षा को पढ़ाने के लिए अच्छी तैयारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों अनुभव सही है कि किसी शिक्षक के पास बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन अगर वो छोटी कक्षा में पढ़ाने जा रहा है तो फिर उसके पास किसी भी पाठ को शिक्षण करने से पहले लेसन प्लान जरूर उसके पास होना चाहिए, जिससे कि वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पाए कक्षा में जाने से पहले। यानी कि लेसन प्लान होना मस्ट है। यहाँ पे देखिए ये देखिए, टीचर कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ हिज एक्सपीरियंस थ्रू प्लानिंग। एक शिक्षक अनुभव का प्रयोग पाठ योजना के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। यानी कि एक अनुभवी शिक्षक होना अलग बात है, लेकिन टीचर के लिए लेसन प्लान होना मस्ट होता है छोटी कक्षा के लिए। और अगर एक शिक्षक अनुभवी है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि वो अपनी पाठ योजना को और अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से अपने छात्रों के लिए बना पाएगा। यहाँ पे देखिए
As Ruben says, to teach we must use experience already gained as a starting point of our work. तो रूबन क्या कहते हैं कि पढ़ाने के शुरुआती बिंदु को प्राप्त करने के लिए शिक्षक को अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पर एक अनुभवी शिक्षक जो कि शिक्षण कार्य में अपने उन अनुभव का प्रयोग करता है जिसके माध्यम से वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है और साथ ही पाठ योजना के माध्यम से वो उसको जो भी छात्र हैं उनको और अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य के माध्यम से उनका अधिगम करा सकता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 1 पॉइंट पे क्या है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पॉइंट, इट मेक्स श्योर दैट टीचिंग कंटेंट इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। यह विश्वास होता है कि शिक्षण विषय वस्तु रणनीति के तहत व्यवस्थित है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, जब हम पाठ योजना का निर्माण कर लेते हैं तो उसमें ये हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो भी शिक्षण विषय वस्तु रणनीति के तहत व्यवस्थित रूप से पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण कार्य होगा वो प्रभावशाली बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नंबर 2 पर हम, इट कीप्स द टीचर फ्री फ्रॉम फॉल्ट और थॉटलेस एंड वैग्यू टीचिंग। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि यह शिक्षकों को विचारों की कमी और अस्पष्ट शिक्षण से मुक्त करता है। अस्पष्ट शिक्षण का क्या मतलब कि जब भी आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं आपको ये पता ही नहीं कि आप पढ़ाएंगे क्या, तो एक तरह से इस तरह की भावना नहीं शिक्षक के अंदर रहेगी। वो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखेगा, उसे ये पता होगा कि वो लेसन प्लान के तहत क्या क्या चीज़ें आज बच्चों को पढ़ाएगा, कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेगा। तो एक तरह से वो फुल्ली कॉन्फिडेंस में रहता है और जो भी गलतियाँ उससे होने वाली रहती हैं वो सारी गलतियाँ उससे नहीं होंगी। उसका जो टीचिंग रणनीति होगा वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। यहाँ पर उसे अस्पष्ट शिक्षण से मुक्त एक तरह से उसको पाया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके अंदर विचारों की कमी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही लेसन प्लान की तैयारी करके आया है। तो वो उस लेसन से रिलेटेड सारे अपने जो भी थॉट्स हैं वो छात्रों के सम्मुख रखेगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट पर, इट सेव द टाइम एंड एनर्जी एट द टीचर्स पार्ट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये शिक्षक के श्रम और समय दोनों को बचाता है। जब एक शिक्षक अपने लेसन प्लान के तहत शिक्षण कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं उसका टाइम भी मैनेज रहेगा और साथ ही उसका जो वर्क होगा वो एक तरह से पंक्चुअल भी होगा और साथ ही कह सकते हैं उसे अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे ये पता होगा कि उसे कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है और कौन से मेथड का यूज करना है। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट पे, इट मेक्स द लेसन इंटरेस्टिंग इफेक्टिव एंड कंसाइज। तो दोस्तों नंबर 4 पॉइंट पर है कि यह पाठ को रुचिकर, प्रभावशाली और संक्षिप्त बनाता है। यानी कि किस तरह से किस वे में अपने छात्रों को समझाएं कि जो पाठ है वो रुचिकर भी हो और साथ ही इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली भी बने और साथ ही संक्षिप्त भी हो, जिससे कि छात्र उसे बोझ न समझे, एक तरह से उसको बहुत ही आराम से हल्के तरीके से उसको पढ़ सके, सरल भाषा में सरल तरीके से। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें आपका नंबर 5 पॉइंट। तो दोस्तों नंबर 5 पॉइंट है, द प्री डिटरमाइंड एम्स आर बेटर अचीव्ड विथ द हेल्प ऑफ ए लेसन प्लान। तो दोस्तों एक पाठ योजना के पहले से निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो दोस्तों जब पहले से जो भी निश्चित उद्देश्य होंगे, अगर शिक्षक लेसन प्लान के तहत पढ़ाता है तो उसके अपने जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं शिक्षण के लिए वो आराम से अचीव कर पाएगा, एक तरह से वो बहुत ही अच्छे ढंग से अचीव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो लेसन प्लान के तहत पढ़ा रहा और उसे जो भी शिक्षण बिंदु होंगे उसे क्लियर होंगे और उसका जो शिक्षण कार्य होगा वो भी इफेक्टिव होगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 पॉइंट। दोस्तों नंबर 6 पॉइंट है, द टीचर रिमेन्स कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड इन क्लासरूम। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक का विश्वास बना रहता है और कक्षा प्रेरणादायी बनी रहती है। तो दोस्तों जो शिक्षक का कॉन्फिडेंस है, एक तरह से जो वो शिक्षण कार्य कर रहा है वो फुल्ली कॉन्फिडेंस में करेगा, तो एक तरह से जो छात्र होंगे वो भी उस शिक्षण कार्य से प्रभावित होंगे और वो सही ढंग से अधिगम कर पाएंगे। क्लियर। और कक्षा भी एकदम से मोटिवेट रहेगी,
उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होगी। क्लियर। अब यहाँ देखें नंबर 7 पॉइंट पर, स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट इन क्लास एंड रिमेन डिसिप्लिन। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो लेसन प्लान होता है, एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करने से पहले कक्षा में जो भी पाठ्य योजना का निर्माण करता है उससे क्या क्या लाभ होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर 7वां पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन क्लास एंड रिमेन डिसिप्लिन। छात्र जो होते हैं वो कक्षा में रुचि लेते हैं और अनुशासन बना रहता है। अब नंबर 8 पॉइंट पर हम देखें, यहाँ पे नंबर 8 पॉइंट, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर पीपल टीचर्स। यह छात्र और शिक्षक के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक तरह से जो पाठ्य योजना होती है वो शिक्षक अपने शिक्षण बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य भी कर लेता है और साथ ही शिक्षक यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखता है। दोस्तों लेसन प्लान बनाने से क्या होता है कि जैसे कि एक शिक्षक को ये पता होता है कि उसके क्लास में किस तरह के बच्चे हैं। हर कक्षा में सामान्य बच्चे भी होते हैं और विशिष्ट बालक भी होते हैं और पिछड़े बालक भी होते हैं। तो दोस्तों जब एक शिक्षक लेसन प्लान का निर्माण करता है तो वो इस सारी चीज़ों का ध्यान रख करके एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि उसे किस तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाना है और किस तरह से लेसन प्लान बनाए कि और कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करे। तो इन सब चीज़ों का जब वो ध्यान रख करके बनाता तो कहीं ना कहीं वो जो भी शिक्षण कार्य करेगा वो प्रभावशाली बनेगा ही, साथ ही जो छात्र हैं वो सही ढंग से अधिगम करेंगे। और एक तरह से ये जो लेसन प्लान है वो शिक्षक को गाइड करता है कि उसे अब कौन कौन से बिंदु को पढ़ाना है। क्लियर। अब हम देखें 9 पर, लेसन प्लान प्रोवाइड्स साइंटिफिक बेसिस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 है, यह पाठ्य योजना छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक आधार यही, इसके पहले ही हमने अभी चर्चा की कि एक तरह से जहाँ पर एक शिक्षक अपने छात्रों को जो भी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही है उसका साइंटिफिक रीजन भी बता रहा और साथ ही वहाँ पर शिक्षक मनोवैज्ञानिक ढंग से छात्रों की जो भी स्थिति है, क्षमता, रुचि और योग्यता, हर चीज़ का ध्यान रखकर लेसन प्लान का निर्माण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से अपने छात्रों को ज्ञान दे रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 10 पर, यह आपका लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द टीचिंग मटेरियल सिस्टमेटिकली एंड इजली। तो दोस्तों यह शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है और सहायता करता है आसान बनाने में। एक तरह से यहाँ पर जो भी लेसन प्लान के माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो कहीं ना कहीं वो जो भी शिक्षण सामग्री प्रयोग कर रहा है वो शिक्षण सामग्रियों को सिस्टमेटिक वे में प्रयोग करेगा, जहाँ पर जिस पॉइंट में जिस जगह पे उसे शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी वो उसी जगह पे करेगा, जिससे कि उसका जो शिक्षण कार्य होगा वो प्रभावशाली बनेगा और एक तरह से वो सिस्टमेटिक वे में भी होगा और दूसरा वो छात्रों के लिए भी आसान होगा और शिक्षक के लिए भी आसान होगा कि वो अपने छात्रों को किस तरह से अधिगम कराए कि वो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और वीडियो जो है, ये सारे वीडियो जो भी आप देखते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।